हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है 2024-25 में ऐसा ही आने वाला है पेपर। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, समझ लें। मैं यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न का उत्तर भी बताने वाला हूँ और ऐसा ही पेपर आपका भी आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि निम्न में से बल का विमीय सूत्र क्या होगा। तो बच्चों, आप लोगों को बल का विमीय सूत्र तो बहुत अच्छे से याद होगा। बल का विमीय सूत्र जो होता है वो m1 क्या होता है, m1 L1 T-2 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा m1 L1 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है निम्न में से गति का दूसरा समीकरण है। तो बच्चों, आपको गति के तीनों समीकरण याद होने चाहिए। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। और दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है स में दिया हुआ है x, यानी अपन s की जगह x भी बोल सकते हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए ऑप्शन जो है गति का पहला समीकरण है। और ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s ये गति का तीसरा समीकरण है। हमें तो दूसरा बताना था, दूसरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक अंकों से आया था, जो है 47.00 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होगा कि पॉइंट के बाद में अगर जीरो दिए हुए रहते हैं और अगर उसके बाद में अगर कोई भी संख्यात्मक मान नहीं है, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। बस पॉइंट से पहले जो ये नंबर दिए हुए हैं यही सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 होगा। तो कितने सार्थक अंक होंगे इसमें, 2 सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धनात्मक त्वरण का ग्राफ बताइए। तो आपको धनात्मक त्वरण का ग्राफ बताना है। तो सबसे पहले देखो, धनात्मक त्वरण अगर वेग और समय के बीच में अगर ग्राफ दिया हुआ रहता, वेग और समय में, तो धनात्मक त्वरण के लिए ये ग्राफ होता और ऋणात्मक का ये होता। लेकिन यहाँ पर आपको x मतलब विस्थापन और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ है। तो जब विस्थापन और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ रहता है तो धनात्मक त्वरण का ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आकृति बनाते हुए आएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर होगा ए इसका सही आंसर होगा। तो अपन ने देखो इन चारों क्वेश्चनों के जो है आंसर सही तरीके से देख लिए हैं क्या क्या है। तो ये आंसर, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको भी आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा उसमें आपको यही प्रश्न इसी तरीके से मिलने वाले हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल से आया है कि निम्न में से ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है उसको अपन डॉट को उठाते हैं तो क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं। और अगर इसी के साथ अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मान लो क्रॉस वाला आ जाता तो क्रॉस वाला आ जाता तो क्या लिखते हैं आप, ए बी साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको डॉट का बताना है, तो सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैप क्रॉस जे कैप का मान क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मान लो आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाला होता है और जे कैप जो होता है वाई अक्ष की दिशा में जाने वाला होता है और के कैप जेड अक्ष की दिशा में जाने वाला होता है। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो आई का और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, जेड दिशा में उसकी दिशा आती है, तो के कैप मिलता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप का मान जो होगा वो के कैप आएगा। और के कैप कौन से ऑप्शन में, स ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होगा इनमें से। तो देखो, कार्य का मात्रक तो सभी जानते ही हो, याद होगा आप लोगों को, कितना आसान क्वेश्चन था, जूल होगा। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। तो अगर आपसे पूछ ले कि पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का समीकरण क्या होगा। तो आपको स्थितिज ऊर्जा का समीकरण बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा का समीकरण जो आता है वो ज्ञात करा हुआ है, वो 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के जो है वो बल नियतांक है। के क्या है, यहाँ पर बल नियतांक होगा। स्प्रिंग बल नियतांक बोलेंगे अपन उसको, क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बल नियतांक बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो देखो, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर मतलब जो है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या,
कोणीय वेग में मतलब डी ओमेगा बटा डी टी। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, इन्हें समय का भाग लग रहा है तो ये कहलाएगा कोणीय त्वरण। तो क्या कहलाएगा ये? कोणीय त्वरण। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो बच्चों कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बलागुण कहलाता है। क्या कहलाता है? बलागुण कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो कोणीय त्वरण होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, पृथ्वी के लिए पलायन चाल का मान कितना होगा? पलायन चाल का मान, तो पलायन चाल का मान जो होता है पृथ्वी के लिए वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसका सही आंसर स होगा। विकृति की विमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विकृति की विमा, विकृति तो विमाहीन होती है। तो इसका स ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से गुरुत्वीय नियतांक जी का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय नियतांक जी का जो मान होता है वो आपको याद और रहना चाहिए, और वो होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आपको उसका मात्रक भी चेक करना होगा, क्या मात्रक सही है, क्या पावर सही है, क्या नंबर जो आ रहे हैं वो सही है। तो इसका सही आंसर ब होगा। नेक्स्ट, केपलर ने कुल कितने नियम दिए थे? तो केपलर ने कुल 3 नियम दिए थे। निम्न में से दाबांतर मापी क्या है? तो दाबांतर मापी जो होता है वो एक प्रकार का मैनोमीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही आंसर होगा। गहराई के साथ यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पर दाब, अगर अपन दाब की बात करें तो गहराई के साथ दाब जो होता है वो क्या होता है? गहराई के साथ दाब बढ़ता है। ठीक है, अगर त्वरण की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का एक ग्राफ होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ये डाउटफुल है, इसको रहने दो आप। क्या दाब दे रखा है, त्वरण दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को अपन रहने देते हैं। ठीक है, आप इसमें तो गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में क्या आता है? तो वो गुरुत्वीय त्वरण तो घटता है और ऊपर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण जो है घटती है। तो और वो जो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान रहता है। तो ये वाला टॉपिक आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड ब में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो गुप्त ऊष्मा क्या किसे कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है जैसे कि कोई ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ को आप द्रव अवस्था में बदलना चाह रहे हो, लेकिन तापमान में कोई यानी द्रव अवस्था यानी गर्म नहीं होगा, अवस्था चेंज होगी। तो अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है वही क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो आपको इतना सा लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टोक का नियम लिखिए। तो देखो स्टोक का नियम ये कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल में गिरता है, जैसे मान लो ये तरल है, इसके अंदर अगर कोई पिंड इसके अंदर गिरता है तो पिंड के संपर्क में आने वाली तरल की जो परतें होती है वो भी उसके साथ गति करती है, और फिर आपेक्षिक गति प्रारंभ होती है जिससे कि इस पर श्यान बल कार्य करता है और गति का विरोध होने लगता है। तो स्टोक के अनुसार जो गति का विरोध करने वाला श्यान बल होता है वो F बराबर 6πRnVT होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना, फिर नोट्स में से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है न्यूटन के शीतलन के नियम को समझाइए। तो न्यूटन का जो शीतलन नियम होता है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु के ठंडा होने की जो दर होती है, ठंडा होने की जो दर होती है, ठंडा होने की दर किस पर निर्भर करती है? आसपास के वातावरण पर, आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे मान लो सर्दी के दिनों में जो चाय होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और गर्मी के दिनों में जल्दी ठंडी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आसपास गर्मी के दिनों में बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए वो नहीं होती। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आप इसको अच्छे से अपना नोट से पढ़ लेना। मैं यहाँ पर केवल आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस तरीके का पेपर आने वाला है, आपको क्या क्या लिखना है। अगर आपको इनके पूरे के अगर डिटेल में आंसर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसका डिटेल आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट है इसके अंदर अपरूपण या आयतन गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो देखो अपरूपण क्या होता है? अपरूपण मैं आपको बता दूं, अपरूपण गुणांक होता है, एक होता है अपरूपण गुणांक, अपरूपण गुणांक जिसको अपन दृढ़ता गुणांक नीटा भी बोलते हैं। तो ये अपरूपण गुणांक जो होता है वो होता है अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति का अनुपात, अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति का अनुपात, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अपरूपण गुणांक बोलते हैं। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। नेक्स्ट होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको अपन बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल बटा
आयतन अपरूपण प्रतिबल बटा आयतन विकृति का अनुपात। आयतन विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, जिसको अपन बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको लिखना था इसके अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ आगे देखो आप न्यूटन की गति, इसको एक बार फिर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के दूसरे नियम को क्या करना है? आपको समझाना है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम F बराबर ma वाला सूत्र देने वाला जो होता है, उसको आपको समझाना था कि समवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के समानुपाती होती है, बल के बराबर होती है। और न्यूटन का दूसरा नियम जो है बल का सूत्र देता है। ये सब कुछ आपको इसके अंदर बताना था, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक न्यूमेरिकल आया है इसके अंदर, और ये न्यूमेरिकल जो है सदिश और अदिश गुणनफल से है। तो आपको सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैं आपको अलग से इसको बता देता हूँ कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। जैसे यहाँ पे मान लो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको अदिश गुणनफल करना है। क्या करना है आपको? अदिश गुणनफल करना है। तो अदिश गुणनफल जैसे मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ए बी कोस थीटा होगा। ये क्या होगा? ए बी कोस थीटा होता है वैसे तो। लेकिन आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो, अगर आपको अभिलंबित इकाई सदिश साथ में दिए हो, जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे दिए हुए हैं आपको, है ना। आपको ये आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे दिए हुए हैं, तब क्या होगा इसके अंदर? तब आपको ये ध्यान रखना है, इतना सा हिंट दे रहा हूँ वो आपको याद रख। तो देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट में अगर आप आई कैप डॉट आई कैप करते हो तो उसका मान एक आता है। मतलब समान सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाता है तो एक आता है। और समान सदिशों का, समान अभिलंबित इकाई सदिशों का अगर सदिश गुणनफल किया जाता है तो उसका मान कितना आता है? 0। और एक सर्किल, अगर आप सदिश गुणनफल कर रहे हो आई के बाद जे और जे के बाद के, अगर आई का क्रॉस जे से किया तो के मिलेगा, जे का क्रॉस के से किया तो आई मिलेगा, ऐसे चलेगा। अगर इसके जस्ट रिवर्स चलेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस आधार पर जो है आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से जो है बहुत इजी में और फटाफट आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आपको ए वेक्टर के मान दे रखे हैं, बी वेक्टर के मान दे रखे हैं। आपको बस क्रॉस प्रोडक्ट कर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खंड ख के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है खंड ग के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और ये न्यूमेरिकल जो है कि चित्र में दर्शाए अनुसार ब्लॉक ट्रॉली निकाय का त्वरण क्या होगा। यानी आपको ब्लॉक निकाय ट्रॉली का त्वरण ए बताना है। पृष्ठ के मध्य गति घर्षण गुणांक, यानी आपको म्यू के का मान दिया हुआ है, और डोरी में तनाव कितना आ रहा है ये आपको बताना है। जी का मान आपको 10 लेना है, और डोरी का द्रव्यमान आपको नगण्य मानना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपको पता होना चाहिए कि एक तो होता है एफ एस बराबर म्यू एस आर, एक होता है एफ के बराबर म्यू के मल्टीप्लाई में आर। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होकर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तनाव बल निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इसका। नेक्स्ट इसके अंदर 3 नंबर में पूछा गया है किसी समतल गति में पहला और दूसरा समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखो इसके अंदर आपको ना तो कोई ग्राफी विधि बोला है, नहीं क्या, तो आप तो ग्राफी विधि या फिर अवकलन विधि, कलन विधि जो भी आप उससे कर सकते हो। ये मुक्त पतन को विस्तार से समझाइए। फ्री फॉल का डेरिवेशन आया है। 2 कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की गणना कीजिए। 3 अंक में आपको ये 2 निकायों के द्रव्यमान केंद्र की गणना करना है। परिवर्तित बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझाइए। तो ये आपको समझाना है। ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, इसको मैं जो है आप अपने नोट्सों से पढ़ लें। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके भी जो एग्ज़ाम होने वाला है अब जो भी नेक्स्ट डेट को, उसमें आपके इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान पेपर आएगा। और जो आपने पढ़ा है, जो आपके नोट्सों में है, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, तो आप उनको पढ़ें, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे यह देखकर आप जाएंगे तो आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।